आज हम लोग कक्षा 10वीं हिंदी व्याकरण से वाक्य के विषय में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत वाक्य की परिभाषा, रचना के आधार पर वाक्य के भेद ये पढ़ेंगे। इसको अंग्रेजी में लोग कहते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन। काइंड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन आप इंग्लिश में भी पढ़ते होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि वाक्य से तात्पर्य क्या है। देखिए होता क्या है कि भाषा का उद्देश्य क्या है। भाषा का उद्देश्य होता है संप्रेषण। और संप्रेषण कैसे होता है? संप्रेषण वार्तालाप के माध्यम से होता है। वार्तालाप यानी हम लोग जो बातचीत करते हैं तो संप्रेषण वार्तालाप के माध्यम से होता है। और वार्तालाप की जो रचना होती है वह विभिन्न तरह के वाक्यों से होता है। वार्तालाप विभिन्न तरह के वाक्यों से होता है। और वाक्यों के द्वारा क्या करते हैं हम लोग? वाक्य के द्वारा अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। वाक्य के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? अपने मन के भावों व विचारों को व्यक्त करते हैं। तो वाक्य का यही तात्पर्य है। चलिए सबसे पहले हम लोग जो बच्चे से लेकर अभी तक पढ़ते हैं उसको भी जान लेना है, क्योंकि प्रश्न भी हो सकते हैं। जैसे वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं कि जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। और विधेय कहते हैं जो कुछ भी कहा जाता है। जिसके विषय में जो कुछ कहा जाता है उसको क्या कहते हैं? उद्देश्य। और जो कुछ भी कहा जाता है उसको कहते हैं ध्येय। हम अब ऐसे समझेंगे, जैसे कहते हैं कि मोहन पढ़ता है। मोहन, अब इसको 2 पार्ट करेंगे तो मोहन क्या हो जाएगा? उद्देश्य। और पढ़ता है क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। ये 2 अंग से बनता है। अब चलिए हम लोग ये पढ़ते हैं कि वाक्य की जो परिभाषा है, तो सरल जो परिभाषा है वो क्या है कि उद्देश्य तथा विधेय से बनी भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों और विचारों को संप्रेषित करता है वाक्य कहलाता है। क्या? कि उद्देश्य तथा विधेय से बनी भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों और विचारों को संप्रेषित करता है वाक्य कहलाता है। और जो सरल इसकी परिभाषा है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वाक्य मानव मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा की लघुत्तम इकाई है। क्या? कि वाक्य मानव मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा की लघुत्तम इकाई है। अब हम चलिए रचना के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग सीधे पढ़े होंगे कि वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। लेकिन आप जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा गहन अध्ययन करने के बाद, तो ऐसा प्रश्न रहे कि वाक्य के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तब 2 ही देना है। सीधे रहे कि वाक्य कितने भेद होते हैं, तो 3 या 4 भी सकते हैं। 4 भी टोटल हो जाता है, कुल हो जाते हैं। तो हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि वाक्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। क्या होता है? सरल वाक्य और जटिल वाक्य। और ये जटिल वाक्य जो है, इस जटिल वाक्य के भी 3 भेद किए गए हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। क्या? जटिल वाक्य के जो भेद की कौन कौन है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त मिश्र वाक्य। तो संयुक्त मिश्र वाक्य आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको पढ़ना है सरल, संयुक्त और मिश्र। ऐसे इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। तो अब बारी बारी से हम लोग इसकी परिभाषा और उदाहरण के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले तो सरल वाक्य और जटिल वाक्य को संक्षिप्त रूप में समझ ले कि एक क्रिया, सबसे पहले सरल वाक्य कि एक क्रिया पदबंध वाले वाक्यों को सरल वाक्य तथा एक से अधिक क्रिया पदबंध वाले वाक्यों को जटिल वाक्य कहते हैं। एक क्रिया पदबंध वाले वाक्यों को सरल वाक्य तथा एक से अधिक क्रिया पदबंध वाले वाक्यों को जटिल वाक्य कहते हैं। अब चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं सरल वाक्य को विस्तृत रूप से। सरल वाक्य जिन वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब उद्देश्य और विधेय के बारे में आप लोग जानते हैं। जिन वाक्य में एक उद्देश्य तथा
एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण, लड़का बाजार गया, लड़का बाजार गया। अब लड़का बाजार गया, इसको दो पार्ट की बात है, लड़का हुआ इधर बाजार गया। तो लड़का यहाँ पर क्या हो गया, उद्देश्य, इसमें एक ही उद्देश्य है। बाजार गया यह जो क्रिया है तो एक ही क्रिया है, इसको हम विधेय कहते हैं। इसे वाक्य में क्या है, एक उद्देश्य है और एक विधेय है। तो इस तरह के वाक्यों में सरल वाक्य कहते हैं। चलिए दूसरे उदाहरण द्वारा भी समझेंगे। जैसे लड़की खाना बना रही है, लड़की खाना बना रही है, इसका भी दो पार्ट कर देते हैं। लड़की उद्देश्य हो गया, खाना बना एक ही क्रिया है, ये विधेय हो गया। तो ये इस तरह के वाक्यों को सरल वाक्य कहते हैं। अब चलिए हम लोग संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं या संयुक्त वाक्य की परिभाषा क्या है। तो वह वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, वह वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब देखिए ये संयुक्त वाक्य में क्या है, ये आप नोट कर लेना है कि संयुक्त वाक्य में एक से जो अधिक वाक्य होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र रूप में उसका अर्थ निकलता है। लेकिन मिश्र वाक्य में ऐसा नहीं होता है, ये केवल संयुक्त वाक्य में होता है, अलग अलग करने के बाद भी उसका अर्थ निकलते हैं। तो क्या है, वह वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। एक बात और याद रखना है कि कैसे पहचानेंगे कि संयुक्त वाक्य है, तो उसमें जो समुच्चय बोधक अव्यय होता है, योजक जो शब्द होते हैं उसके द्वारा हम लोग पहचानेंगे। हमने लिख दिया है कि संयुक्त वाक्य के उपवाक्य प्रायः और, एवं, तथा, या, अथवा, नहीं तो, इसलिए, कि, अतः, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, वरना, मगर, या न आदि समुच्चय बोधक अव्ययों के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। क्या है संयुक्त वाक्य को पहचानने का नियम, उस वाक्य में क्या होता है, एक से अधिक एक से अधिक वाक्य जो जुड़े होते हैं, कौन कौन शब्द हो सकते हैं उसके बीच में, और, एवं, तथा, या, अथवा, नहीं तो, इसलिए, कि, अतः, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, वरना, मगर और या शुरू में या रहेगा और फिर बीच में भी या रहेगा, न शुरू में रहेगा और बाद में, आदि समुच्चय बोधक अव्ययों के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। अब जैसे इसको वाक्य के द्वारा हम, उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे इस वाक्य को। जैसे हम यह कह रहे हैं कि आप चुप रहिए और अपना काम कीजिए, आप चुप रहिए और अपना काम कीजिए। इसमें दो वाक्य और दोनों वाक्य से जुड़ा हुआ है और से, जैसे यहाँ पर हमने दिया था, तो आप चुप रहिए ये भी पूर्ण अर्थ दे रहा है, एक वाक्य हो गया। अपना काम कीजिए यह भी पूर्ण अर्थ दे रहा है। ये दोनों स्वतंत्र उपवाक्य जो है और के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, क्योंकि दो से एक से अधिक उपवाक्य है। दूसरा उदाहरण, जैसे यहाँ पर हमने तथा दिया, मैं यहीं रहूंगा तथा तुमको भी साथ रखूंगा, मैं यहीं रहूंगा तथा तुमको भी साथ रखूंगा। तो मैं यहीं रहूंगा, इसे भी पूरा अर्थ स्पष्ट हो रहा है, तथा के द्वारा जोड़ा गया, तो तुमको भी साथ रखो। अब देखिए इसको भी अलग कर देते, यह भी स्वतंत्र वाक्य है, यह भी पूर्ण अर्थ देता है। तो ये दोनों स्वतंत्र उपवाक्य जो है तथा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए संयुक्त उपवाक्य हो गया। तीसरा, या यहाँ हमने दिया है, तुम आ रही हो या तुम्हारी बहन आ रही है, तुम आ रही हो या तुम्हारी बहन आ रही है। देखो तुम आ रही हो ये भी पूर्ण अर्थ स्वतंत्र उपवाक्य है, ये तुम्हारी बहन आ रही है भी पूर्ण अर्थ दे रहा है और स्वतंत्र उपवाक्य है। दोनों को हम या से जोड़ दिया, तो इस तरह के ये वाक्य जो हो गए संयुक्त वाक्य हो गया। एक और उदाहरण, ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, संभव नहीं है। अभी कोरोना महामारी है, अभी कोरोना महामारी है इसलिए घर में ही रहना है। अभी कोरोना महामारी, ये पूर्ण अर्थ दे रहा है, स्वतंत्र वाक्य है। घर में ही रहना है, यह भी घर में ही रहना है, स्वतंत्र अर्थ दे रहा है।
इसको हमने जोड़ दिया इसलिए अभी कोरोना महामारी है, इसलिए घर में ही रहना है। तो यह जो इसलिए है ये समुच्चय बोधक अव्यय है, इसके द्वारा दोनों स्वतंत्र उपवाक्य जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के जो वाक्य हुए वे संयुक्त वाक्य हो। संयुक्त वाक्य हो गया, सरल हो गया, संयुक्त हो गया। और तीसरा मिश्र वाक्य। देखिए इसमें संयुक्त वाक्य में भी एक से अधिक उपवाक्य होते हैं और मिश्र वाक्य में भी होते हैं, लेकिन अंतर है। चलिए पहले परिभाषा समझिए। मिश्र वाक्य की परिभाषा क्या है कि जिन वाक्यों में एक से एक प्रधान वाक्य, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। एक बात और इसमें नोट करना है कि मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य, जैसे उसमें था ना संयुक्त वाक्य में और, एवं, तथा, अथवा, नहीं, तो बहुत सारे, तो इसमें भी पहचानने का, मिश्र वाक्य को भी पहचानने का नियम है। तो इसमें देखिए मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य प्रायः की, जो, जिसे, जहां, जब आदि समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। क्या ध्यान में रखना है कि मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य प्रायः की, जो, जिसे, जहां, जब आदि समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। अब उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे कैसे। देखिए पहला हमने की दिया है, मुझे मालूम है कि दुनिया में कोरोना महामारी फैली हुई है। मुझे मालूम है कि दुनिया में कोरोना महामारी फैली हुई है। तो एक बात और ध्यान देना है कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होते हैं और दूसरा आश्रित या एक से अधिक भी आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं। तो लेकिन जो जुड़े होते हैं आश्रित उपवाक्य, यह जो हमने बताया कि जो, जिसे, जहां, जब, इसके द्वारा जुड़ा होता है। तो इस वाक्य में क्या, मुझे मालूम है, ये प्रधान उपवाक्य हो गया, और की जो समुच्चय बोधक अव्यय उससे जुड़ा हुआ है, ये दुनिया में कोरोना महामारी फैली हुई है। मुझे मालूम है कि दुनिया में कोरोना महामारी फैली हुई है। तो ये की के बाद जो है दुनिया में कोरोना महामारी, ये आश्रित उपवाक्य है। ये आश्रित उपवाक्य की योजक समुच्चय के द्वारा मुझे मालूम है से जुड़ा हुआ है। तो ये इसमें आश्रित उपवाक्य जो होते हैं वे प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं, निर्भर होता है, जबकि ये बात संयुक्त वाक्य में नहीं होता है, इसमें स्वतंत्र होते हैं, निर्भर नहीं होता है। तो दोनों में जो अंतर होता है, दोनों संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में, तो संयुक्त वाक्य के जो वाक्य होते हैं अपने आप में स्वतंत्र होते, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, जबकि मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक दूसरे पर निर्भर होते। यही दोनों में अंतर है। उसमें एक साथ ही उपवाक्य, इसमें भी, लेकिन इसमें निर्भर होते हैं, प्रधान उपवाक्य पर आश्रित उपवाक्य निर्भर होते। देखिए दुनिया में कोरोना महामारी फैली हुई है, इस पर निर्भर है, मुझे मालूम है। और दूसरा उदाहरण के द्वारा समझिए, दरभंगा में एक आदमी मर गया जो कोरोना से संक्रमित था। दरभंगा में एक आदमी मर गया जो कोरोना से संक्रमित था। अब देखिए जो हमने यहाँ पर दिया था, जो समुच्चय बोधक अव्यय है, जो, तो जो के द्वारा यहाँ पर है। तो जो के बाद ये इधर का क्या है, ये आश्रित उपवाक्य है या ये प्रधान उपवाक्य है। दरभंगा में एक आदमी मर गया, ये प्रधान उपवाक्य है, और जो आश्रित उपवाक्य है क्यों मर गया, तो जो कोरोना से संक्रमित था, है ना, ये निर्भर है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वे मिश्र वाक्य होते हैं। एक तीसरा उदाहरण जोड़ा समझिए, वह मुंबई में रहता है जहां कोरोना का कहर है। देखिए जहां यहाँ पर हमने दिया था, जहां जब भी है, वह मुंबई में रहता है जहां कोरोना का कहर है। तो वह मुंबई में रहता है प्रधान उपवाक्य हो गया, जहां कोरोना का कहर है। अब ये जहां कोरोना का कहर है तो ये आश्रित हो गया, तो जहां के द्वारा जुड़ा हुआ ये